Welcome. Good morning, all DMLT students. तो आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर। टुडेज लेक्चर कंटिन्यू ऑन एच एंड ई स्टेन, यानी इमेटॉक्सिलिन एंड ईओ स्टेनिंग के ऊपर है, ईओसिन स्टेन के ऊपर है या काउंटर स्टेनिंग के ऊपर है, जो कि क्या है अपन हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर काम में लेते हैं। यानी किसी पेशेंट के अंदर अगर उसके ऑर्गन के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है ऑर्गन के अंदर, तो उसका बायोप्सी का सैंपल निकाल के उस टिश्यू की इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसको इन्वेस्टिगेट करके जब उसको स्टेन करके माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन करते हैं तो वो स्टेनिंग कौन सी होती है? एच&ई। तो फीचर्स ऑफ ईओसिन सॉल्यूशन के क्या है कि ईओसिन आर जैनथीन डाइज, यानी ईओसिन क्या होती है कि जैनथीन डाइज होती हैं। इट इज़ मोस्ट सूटेबल रिएजेंट एंड ईजिली कंबाइन विद हिमेटॉक्सिलिन। और ईओसिन क्या है कि मोस्ट सूटेबल यानी बहुत ही अच्छा सूटेबल प्रभावित करने वाला रिएजेंट है, ठीक है, ईजिली कंबाइन विद हिमेटॉक्सिलिन। और हिमेटॉक्सिलिन के साथ, हिमेटॉक्सिलिन स्ट्रेन है प्राइमरी मुख्य तो इसमें, तो हिमेटॉक्सिलिन के साथ अच्छे तरीके से कंबाइन हो जाता है, अटैच हो जाता है। इट इज़ स्टेन टू साइटोप्लाज्म एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाइबर, यानी ईओसिन जो है वो किसको स्टेन करता है? साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है, कोशिका द्रव्य को, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाइबर। और अलग अलग प्रकार के टिश्यू के अंदर जो फाइबर होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, उनको स्टेन करता है। और आपको पता है टिश्यू के अंदर मोस्टली दो फाइबर पाए जाते हैं, एक्टिन और मायोसिन। नेक्स्ट, कॉमनली अवेलेबल आर एज फॉलो, यानी अलग कौन सी ईओसिन मोस्टली अवेलेबल रहती है, प्रेजेंट रहती है? तो एक तो ईओसिन येलो कलर की प्रेजेंट रहती है, एक ईओसिन ब्लू कलर की प्रेजेंट रहती है, या फिर इथाइल ईओसिन प्रेजेंट रहती है। ईओसिन येलो इज़ मोस्ट वाइडली यूज, यानी ईओसिन येलो जो है उसको सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। तो ईओसिन क्या है? जैनथीन डाइज है जो मोस्टली सूटेबल रिएजेंट है और हिमेटॉक्सिलिन के साथ कंबाइन हो जाती है अच्छे तरीके से। और ये साइटोप्लाज्म को स्टेन करती है, और आपको पता है हिमेटॉक्सिलिन न्यूक्लियस को स्टेन करती है, और अलग अलग प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स को स्टेन करती है। कॉमनली अपन कौन सी ईओसिन्स को काम में लेते हैं? तो ईओसिन येलो को, ईओसिन ब्लू को और इथाइल ईओसिन को। जबकि सबसे ज़्यादा कौन से काम में ली जाती है? तो ईओसिन येलो इज़ मोस्ट वाइडली यूज, यानी सबसे ज़्यादा ईओसिन येलो को अपन काम में लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है आपका? प्रोसीजर ऑफ एच एंड ई स्टेन, यानी हिमेटॉक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेन के प्रोसीजर। तो आपने हिमेटॉक्सिलिन और ईओसिन स्टेन के सॉल्यूशन तो तैयार कर लिए दोनों पीछे लेक्चर में। अभी क्या है, उसको स्टेनिंग का प्रोसीजर क्या है? तो सबसे पहले क्या है, जो स्लाइड है, यानी माइक्रोटोमी तक के जब स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं, जब सेक्शन की कटिंग कर दी जाती है, पूरा अच्छे तरीके से स्लाइड के ऊपर ले लिया जाता है, फिर उसकी करते हैं स्टेनिंग। तो स्टेनिंग में क्या है कि डिप इन जाइलिन, यानी सबसे पहले आप किस में डिप करोगे? स्लाइड को जाइलिन के अंदर। जाइलिन के अंदर इसलिए डिप करते हैं क्योंकि हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर थर्ड स्टेप के अंदर आपने क्या किया था? टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर थर्ड स्टेप में वैक्स इम्प्रेगनेट करवाई थी। और आपको पता है वैक्स मोम के अंदर क्या है, स्टेनिंग रिएजेंट एंट्री नहीं कर पाएगा टिश्यू के अंदर, तो वैक्स को अपन बाहर निकालते हैं टिश्यू से, वो किसके द्वारा? जाइलिन के द्वारा। फिर क्या करते हैं, और जाइलिन के साथ क्या है कि स्टेनिंग मिक्स नहीं होती, इसलिए जाइलिन को क्लियर करना ज़रूरी है। तो फिर क्या काम में लेते हैं? एब्सोल्यूट एल्कोहल काम में लेते हैं सबसे पहले, फिर 90%, फिर 80%, फिर एल्कोहल, एंड टेक द सेक्शन टू द टेप वाटर एंड डिस्टिल वाटर। और फिर क्या है, धीरे धीरे एब्सोल्यूट एल्कोहल यानी 100% एल्कोहल में टिश्यू को डालेंगे, फिर 90% एल्कोहल में, फिर 80% एल्कोहल में, यानी डिक्रीजिंग ग्रेड्स ऑफ एल्कोहल सॉल्यूशन को काम में लेंगे, जैसे 50, 40, 30, लास्ट में डिस्टिल वाटर में डाल देंगे, ताकि टिश्यू का क्या हो जाए? हाइड्रेशन हो जाए। और वाटर के साथ क्या है, स्टेनिंग रिएजेंट कंपिटेबल होता है, अच्छे तरीके से मिक्स होता है। इसलिए क्या है कि सबसे पहले तो जाइलिन में डिप करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्लाइड को या फिर टिश्यू को, फिर एब्सोल्यूट एल्कोहल में यानी डिक्रीजिंग ग्रेड्स ऑफ एल्कोहल में डिप करते हैं, और लास्ट में डिस्टिल वाटर के अंदर। नेक्स्ट, जब उसका हाइड्रेशन कंप्लीट हो जाता है हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर स्टेनिंग में, तब अपन क्या करते हैं? उसको स्टेन करते हैं किसके अंदर? हिमेटॉक्सिलिन के द्वारा फॉर 15 टू 20 मिनट, यानी 15 से 20 मिनट के लिए। ऊपर जो स्टेप पढ़े थे वो क्या होते हैं? प्री स्टेनिंग प्रोसीजर होते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के लैब में, कि हर प्रकार की स्टेनिंग से पहले ये रिएज प्रोसीजर करना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट, रिंस इन टैप वाटर। हिमेटॉक्सिलिन से स्टेन करने के बाद स्लाइड को 15 से 20 मिनट या टिश्यू को, तो अपन फिर क्या है, उसको टैप वाटर में वॉश करेंगे। डिफ्रेंशिएशन इन एल्कोहल
3 to 10 क्विक डिप। फिर अलग अलग अल्कोहल के सॉल्यूशन में उसको 3 से 10 बार क्विक यानी जल्दी डिप करेंगे, यानी जल्दी से डुबोएंगे और बाहर निकालेंगे, अंदर डालेंगे या फिर बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट, वॉश इन टैप वाटर, और फिर उसको क्या है अच्छे तरीके से बहते हुए पानी में उसको वॉश करेंगे ताकि एक्सेस जो स्टेन है और अल्कोहल है वो रिमूव हो जाए। नेक्स्ट, स्टेन विद ईओसिन फॉर 30 सेकेंड, 30 to 1 मिनट डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ रिएजेंट। फिर क्या है कि टैप वाटर में वॉश करने के बाद उसको क्या करेंगे कि अपन ईओसिन स्टेन से स्टेन करेंगे कितने सेकंड के लिए, 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए। और ये जो टाइम होता है 30 सेकंड से 1 मिनट का, वो किस पे डिपेंड होता है, सॉल्यूशन की यानी ईओसिन की एज के ऊपर डिपेंड होता है कि एक तो आपने फ्रेशली प्रिपेयर ईओसिन काम में लिया है, अभी प्रिपेयर किया है, तो उसको लिए 30 सेकंड काफ़ी होंगी। जबकि आपका काफ़ी पुराना रिएजेंट है ईओसिन का, यानी 1 साल से पुराना, तो आपको क्या चाहिए, 1 मिनट का टाइम चाहिए। नेक्स्ट क्या करेंगे, डिप इन इंक्रीजिंग ग्रेड्स ऑफ एल्कोहल। फिर किस में डिप करोगे आप, इंक्रीजिंग ग्रेड्स ऑफ एल्कोहल में डिप करोगे माइक्रोस्कोपिक स्लाइड को। 2 चेंजेस ऑफ जाइलिन। और ये जो स्टेप आप 3 पढ़ रहे हो वो क्या है, पोस्ट स्टेनिंग प्रोसीजर, यानी स्टेनिंग पूरी कंप्लीट होने के बाद हिस्टोपैथोलॉजी की लैब में अपन कंपलसरी करते हैं इनको, कि उसके बाद में क्या है, स्टेनिंग कंप्लीट होगी ईओसिन के बाद, फिर उसको क्या है डिप इन इंक्रीजिंग ग्रेड्स ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल की इंक्रीजिंग ग्रेड्स में डिप करेंगे स्लाइड को, जैसे 50% में पहले, फिर 60% में, फिर 70% में, फिर 80 में, फिर 90 में, लास्ट में एब्सोल्यूट एल्कोहल में यानी 100% में, जिससे क्या है टिश्यू का डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यानी हाइड्रेशन वाटर बाहर निकल जाएगा। 2 चेंजेस ऑफ जाइलिन, फिर 2 चेंजेस जाइलिन के करोगे आप ताकि टिश्यू अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। और माउंटेन डीपीएक्स, और लास्ट में क्या कर दोगे, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड की माउंटिंग कर दोगे डीपीएक्स सॉल्यूशन के द्वारा, ताकि टिश्यू सेक्शन इधर उधर हिले नहीं और लंबे समय तक उसको प्रिजर्व किया जा सके। तो प्रोसीजर क्या है पूरा, कि सबसे पहले तो जाइलिन में डिप करते हैं वैक्स को रिमूव करने के लिए, फिर उसका हाइड्रेशन करते हैं, लास्ट में टैप वाटर में वॉश करते हैं, उसके बाद में हिमेटॉक्सिलिन स्टेन से स्टेन करते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, फिर उसको वॉश करते हैं, टैप वाटर में रिंस करते हैं, फिर उसके बाद में क्या है 3 to 10 क्विक डिप करते हैं डिफ्रेंशिएशन एल्कोहल के अंदर, अलग अलग एल्कोहल के अंदर, फिर उसको टैप वाटर में वॉश करते हैं अच्छे तरीके से माइक्रोस्कोपिक स्लाइड को। उसके बाद में ईओसिन से स्टेन करते हैं अपन, जो काउंटर स्टेन है हिमेटॉक्सिलिन के साथ सेकेंडरी स्टेन है, उससे स्टेन करते हैं 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए। और उसके बाद में क्या है कि पोस्ट स्टेनिंग प्रोसीजर आते हैं ईओसिन से स्टेन करने के बाद, कि इंक्रीजिंग ग्रेड्स ऑफ एल्कोहल को काम में लोगे ताकि क्या किया जा सके, कि डिहाइड्रेशन किया जा सके, यानी वाटर को बाहर निकाला जा सके टिश्यू से। फिर जाइलिन के 2 चेंज करोगे और लास्ट में डीपीएक्स में माउंटेंट कर दोगे। डीपीएक्स माउंटेंट करने के बाद उसकी एग्जामिनेशन करोगे माइक्रोस्कोप के ऊपर स्लाइड को। नेक्स्ट देखिए शॉर्ट प्रोसीजर ऑफ स्टेनिंग, यानी स्टेनिंग का शॉर्ट अगर प्रोसीजर देखें अपन किस तरीके से लिख सकते हैं या फिर रिमेंबर याद कर सकते हैं, याद करने के लिए, कि डिप इन जाइलिन फर्स्ट, यानी सबसे पहले जाइलिन के फर्स्ट सॉल्यूशन में उसको डिप करोगे, डालोगे माइक्रोस्कोपिक स्लाइड को। और माइक्रोस्कोपिक स्लाइड कब बनती है हिस्टोपैथोलॉजी की लैब में, जब उसकी माइक्रोटोमी तक के प्रोसीजर जो कल आपको समझाए थे वहाँ तक का प्रोसीजर पूरा हो जाता है, किसी टिश्यू की सेक्शन कटिंग हो जाती है तब। उसके बाद में स्टेनिंग होती है। स्टेनिंग में सबसे पहले जाइलिन में डिप करते हैं फर्स्ट में, फिर सेकंड सॉल्यूशन में जाइलिन में डिप करते हैं क्लियरिंग के लिए, ताकि क्या टिश्यू के अंदर से वैक्स जो इम्प्रेगनेंट थी वो बाहर निकल जाए। फिर एब्सोल्यूट एल्कोहल के अंदर यानी 100% एल्कोहल में डिप करते हैं। फिर एल्कोहल के अंदर यानी 80 to 80%, 70%, 60% फॉर हाइड्रेशन, यानी डिक्रीजिंग ग्रेड्स ऑफ एल्कोहल को काम में लेते हैं ताकि टिश्यू का क्या हो जाए, हाइड्रेशन हो जाए, यानी वाटर उसके अंदर एंट्री ले ले। फिर वॉश इन टैप वाटर के अंदर वॉश करते हैं। और हाइड्रेशन इसलिए करते हैं क्योंकि स्टेनिंग जो रिएजेंट है वो वाटर के साथ अच्छे तरीके से मिक्स होता है। फिर हिमेटॉक्सिलिन से स्टेन करते हैं उसको 15 से 20 मिनट के लिए अपन। फिर उसको क्या करते हैं, वॉश इन टैप वाटर, यानी टैप वाटर के अंदर ही उसको, यानी बहते हुए नल के अंदर उसको वॉश करते हैं। फिर डिफ्रेंशिएशन एल्कोहल, यानी एल्कोहल के अंदर 3 से 10 डिप करवाते हैं, उसके जल्दी जल्दी क्विक डिप करवाते हैं। वॉश इन टैप वाटर, और टैप वाटर यानी बहते हुए पानी में वॉश करते हैं सेक्शन को या फिर माइक्रोस्कोपिक स्लाइड को, ताकि एक्सेस हिमेटॉक्सिलिन जो स्टेन है ज़्यादा जो चली गई है वो रिमूव हो जाए।
तो क्या प्रोसीजर है कि सबसे पहले जाइलिन के 2 सॉल्यूशन लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड में क्लियर करते हैं माइक्रोस्कोपिक सेक्शन को, ताकि वैक्स रिमूव हो जाए जो टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है, ताकि स्टेनिंग के लिए जगह बने उसमें। नेक्स्ट एब्सोल्यूट अल्कोहल में फिर उसको फिर डिक्रीजिंग ग्रेड्स अल्कोहल में, ताकि हाइड्रेशन हो जाए टिश्यू का, ताकि स्टेनिंग अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर सके टिश्यू को, यानी टिश्यू के हर कोने में जा सके। वॉश इन टैप वाटर में वॉश करते हैं। हिमेटॉक्सिलिन से स्टेन करते हैं फिर 15 से 20 मिनट के लिए। फिर उसको वॉश इन टैप वाटर में वॉश करते हैं। अल्कोहल के अंदर 3 से 10 डिप करवाते हैं अलग अलग अल्कोहल के सॉल्यूशन में। और लास्ट में फिर उसके बाद अल्कोहल में सॉल्यूशन के डिप करवाने के बाद नए लास्ट में क्या करते हैं, वॉश इन टैप वाटर, वापस उसको टैप वाटर से वॉश करते हैं, ताकि ईओसिन स्टेन उसको अच्छी तरीके से पेनिट्रेट कर सके, क्योंकि थोड़ा हाइड्रेशन भी ज़रूरी है। अगर अल्कोहल को काम में लेंगे तो वो अच्छे तरीके से ईओसिन क्या है उसके अंदर एंट्री नहीं ले पाएगी। नेक्स्ट देखिए, स्टेन विद ईओसिन, यानी ईओसिन सॉल्यूशन से फिर स्टेन करते हैं 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए, जो सेकंड काउंटर स्टेन है हिमेटॉक्सिलिन के साथ। फिर वही 3 प्रोसीजर आगे पोस्ट स्टेनिंग, यानी स्टेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो प्रोसीजर होते हैं हिस्टोपैथोलॉजी की लैब में वो, तो इंक्रीजिंग ग्रेड्स ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल की इंक्रीजिंग ग्रेड्स को काम में लोगे, या फिर जाइलिन के 2 चेंजेस करोगे, ताकि क्या है टिश्यू की अल्कोहल क्लियर हो जाए। और लास्ट में क्या करोगे, माउंट विद डीपीएक्स, और डीपीएक्स सॉल्यूशन से माउंटिंग कर दोगे, यानी कवर स्लिप को अप्लाई कर दोगे, परमानेंट कर दोगे, ताकि स्लाइड को लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सके, उसको स्टडी के अंदर काम में लिया जा सके। कोई ऐसा टिश्यू हो जो डिफरेंट हो तो उसको क्या है कॉलेज के अंदर स्टडीज़ के लिए प्रिजर्व कर लिया जाता है स्लाइड को, ताकि स्टूडेंट्स उससे कुछ चीज़ें सीख सकें, समझ सकें। नेक्स्ट देखिए, रिजल्ट ऑफ स्टेन, यानी स्टेनिंग का रिजल्ट क्या रहता है। तो न्यूक्लियस कैसे कलर का दिखाई देता है माइक्रोस्कोप के ऊपर। अगर अपन टिश्यू की सेक्शन स्लाइड देखें तो आपको, अगर हिमेटॉक्सिलिन एंड ईओसिन को स्टेन को काम में लिया है हिस्टोपैथोलॉजी की लैब में किसी टिश्यू की इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो न्यूक्लियस ब्लू कलर का दिखाई देता है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य पिंक कलर का दिखाई देता है, कोलेजन फाइबर पेल येलो यानी हल्के पीले कलर के दिखाई देते हैं, मसल्स डीप रेड यानी गहरे लाल रंग के दिखाई देते हैं, और रेड ब्लड सेल कैसी दिखाई देती है आपको, चेरी रेड कलर की, क्योंकि टिश्यू के अंदर तो सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। तो इस तरीके से क्या है, अलग अलग अपन टिश्यू की इन्वेस्टिगेशन के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स को, अलग अलग चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें अपने को रिमेंबर हों, अच्छे तरीके से इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर अपन टिश्यू की इन्वेस्टिगेशन इसलिए करते हैं कि उसके अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पैरासाइट का इन्फेक्शन है, या फिर कोई कैंसर सेल्स प्रेजेंट है, या फिर अदर कोई इन्फेक्शन हो गया जिससे पस वगैरह का इन्फेक्शन हो गया, या फिर कोई सेल एबनॉर्मल हो गई है। तो उन चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए अपन उसको उसकी सेक्शन कटिंग करते हैं, बायोप्सी का सैंपल लेते हैं, फिर उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हैं माइक्रोस्कोपिक सेक्शन के लिए टिश्यू को, फिर उसकी स्टेनिंग करते हैं, और स्टेनिंग के बाद में उसको माइक्रोस्कोप के ऊपर एग्जामिन करते हैं। अगर H&E स्टेन काम में लेते हैं तो रिजल्ट रहता है आपका, न्यूक्लियस ब्लू कलर का दिखेगा आपको, साइटोप्लाज्म पिंक कलर का दिखेगा, कोलेजन फाइबर पेल येलो कलर के दिखाई देंगे आपको, मसल्स कैसी होंगी, डीप रेड यानी गहरे लाल रंग की दिखाई देंगी, और रेड ब्लड सेल्स आपको कैसी दिखेंगी, चेरी रेड कलर की। और इसी के बेसिस पे, इन रिजल्ट के बेसिस पे अपन क्या है, इन अलग अलग ऑर्गन्स को, अलग अलग चीज़ों को माइक्रोस्कोपिक सेक्शन के अंदर टिश्यू के अपन उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके एबनॉर्मलिटीज़ को चेक कर सकते हैं कि क्या एबनॉर्मलिटीज़ है टिश्यू सेक्शन के अंदर, कि कौन सी डिजीज़ उसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ तक आपका हिमेटॉक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेन कंप्लीट हो चुका है। और जो शुरू में कल के लेक्चर में आपके जो शुरू के स्टेप्स थे हिस्टोपैथोलॉजी के, वो आपको राइट नहीं करने हैं, वो ओनली समझने के लिए थे, बाकी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर आपका रेटिकुलोसाइट काउंट के ऊपर रहेगा, यानी आरबीसी की जो प्री मैच्योर सेल्स होती हैं, यानी रेड ब्लड सेल जब परिपक्व होती है, मैच्योर हो जाती हैं, उससे पहले की जो स्टेज होती है उसको किस तरीके से काउंट करते हैं अपन। आपने एरिथ्रोपोइसिस के अंदर देखा होगा कि आरबीसी से सेकेंड लास्ट जो स्टेप होती है वो क्या होती है, रेटिकुलोसाइट स्टेज होती है, जिसकी शेप एंड स्ट्रक्चर आरबीसी के एज इट इज होती है, यानी उसके जैसी होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो साइज में थोड़ी सी
बड़ी होती है बस रेटिकुलोसाइट आरबीसी से, तो उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि अगर एरिथ्रोपोइसिस में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो। थैंक्स टू ऑल।